हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनभावन कहानियाँ। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो सखियाँ, चंदा और पद्मा की कहानी, जो एक दूसरे को पत्र लिखकर अपना हाल बताती थी। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। प्यारी चंदा, क्या लिखूं? मुझ पर तो विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। हाय, वो चले गए। मेरे विनोद का 3 दिन से पता नहीं, निर्मोही चला गया। मुझे छोड़कर बिना कुछ कहे सुने चला गया। अभी तक रोई नहीं। जो लोग पूछने आते हैं उनसे बहाना कर देती हूँ कि 2-4 दिन में आएंगे, एक काम से काशी गए हैं। मगर जब रोऊंगी तो यह शरीर उन आंसुओं में डूब जाएगा, प्राण उसी में विसर्जित हो जाएंगे। छलिए ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। रोज की तरह उठा, भोजन किया, विद्यालय गया, नियत समय पर लौटा। रोज की तरह मुस्कुराकर मेरे पास आया। हम दोनों ने जलपान किया। फिर वह दैनिक पत्र पढ़ने लगा। मैं टेनिस खेलने चली गई। इधर कुछ दिनों से उन्हें टेनिस में कुछ प्रेम ना रहा। मैं अकेली ही जाती। लौटी तो रोज की तरह उन्हें बरामदे में टहलते और सिगार पीते देखा। मुझे देखते ही वो रोज की तरह मेरा ओवरकोट लाए और मेरे ऊपर डाल दिया। बरामदे से नीचे उतरकर खुले मैदान में हम दोनों टहलने लगे। मगर वो ज्यादा बोले नहीं, किसी विचार में डूबे रहे। जब ओस अधिक पड़ने लगी तो हम दोनों फिर अंदर चले आए। उसी वक्त वह बंगाली महिला आई जिससे मैंने वीणा सीखना शुरू किया है। विनोद भी मेरे साथ बैठे रहे। संगीत उन्हें कितना प्रिय है ये तुम्हें लिख चुकी हूँ। कोई नई बात नहीं हुई। महिला के चले जाने के बाद हमने साथ ही साथ भोजन किया। फिर मैं अपने कमरे में लेटने आई। वो रोज की तरह अपने कमरे में लिखने पढ़ने चले गए। मैं जल्दी ही सो गई, लेकिन बेखबर पड़ी रहूं। उनकी आहट पाते ही आप आंखें खुल गई। मैंने देखा वो अपना हरा शॉल ओढ़े खड़े थे। मैंने उनकी ओर हाथ बढ़ाकर कहा, आओ, खड़े क्यों हो? और फिर सो गई। बस प्यारी बहन, वही विनोद के अंतिम दर्शन थे। कह नहीं सकती वह पलंग पर लेटे या नहीं। इन आंखों में ना जाने कौन सी महानिद्रा समाई हुई थी। प्रातः उठी तो विनोद को न पाया। मैं उनसे पहले उठती हूँ। वो बड़े सोते रहते हैं, पर आज वो पलंग पे ना थे, शाल भी ना थी। मैंने समझा शायद अपने कमरे में चले गए हो। स्नान गृह में चली गई। आधे घंटे में बाहर आई, फिर भी वो ना दिखाई दिए। उनके कमरे में गई थी, वहां भी ना थे। आश्चर्य हुआ कि इतनी सवेरे कहाँ चले गए। सहसा खूटी पर नजर पड़ी, कपड़े ना थे। किसी से मिलने चले गए या स्नान के पहले सैर करने की ठानी। कम से कम मुझसे कह तो देते। संशय में तो जीना पड़ता। क्रोध आया, मुझे लौंडे समझते हैं। हाजिरी का समय आया। बैरा मेज पर चाय रख गया। विनोद के इंतजार में चाय ठंडी हो गई। मैं बार बार झुंझलाती थी, कभी भीतर जाती कभी बाहर आती। ठान ली थी कि आज जो ही महाशय आएंगे ऐसा लताड़ूंगी कि वो भी याद करेंगे। कह दूंगी आप अपना घर लीजिए, आपको अपना घर मुबारक रहे। मैं अपने घर चली जाऊंगी। इस तरह तो रोटियां वहां भी मिल जाएंगी। जाड़े के 9 बजने में देर ही क्या लगती है। विनोद का अभी पता नहीं। झल्लाई हुई कमरे में गई कि एक पत्र लिखकर मेज पर रख दूं। साफ साफ लिख दूं कि इस तरह अगर रहना है तो आप रहिए, मैं नहीं रह सकती। मैं जितना ही सहज देती जाती हूँ उतना ही तुम मुझे चिढ़ाते हो। बहन, उस क्रोध में संतप्त भावों की नदी सी मन में उमड़ रही थी। अगर लिखने बैठती तो पत्रों के पन्ने लिख डालती, लेकिन मैं तो भाग जाने की धमकी ही दे रही थी। वो पहले ही भाग चुके थे। जो ही मेज पर बैठी, मुझे पैरी में उनका एक पत्र मिला। मैंने तुरंत उस पत्र को निकाल लिया और सरसरी निगाह से पढ़ा। मेरे हाथ कांपने लगे, पांव थरथराने लगे। जान पड़ा कमरा हिल रहा है। एक ठंडी लंबी हृदय को चीरने वाली आह खींचकर
मैं कोच पर गिर पड़ी। पत्र ये था, प्रिय, 9 महीने हुए जब मुझे पहली बार तुम्हारे दर्शनों का सौभाग्य हुआ था। उस वक्त मैंने अपने को धन्य माना था। आज तुमसे वियोग का दुर्भाग्य हो रहा है, फिर भी मैं अपने को धन्य मानता हूँ। मुझे जाने का लोश मात्र भी दुख नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम खुश होगी। जब तुम मेरे साथ सुखी नहीं रह सकती तो मैं जबरदस्ती क्यों पड़ा रहूं? इससे तो यह कहीं अच्छा है कि तुम और हम अलग हो जाए। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, तुम भी जैसी हो वैसे ही रहोगी। फिर सुखी जीवन की संभावना कहाँ है? मैं विवाह को आत्मविकास का पूरी का साधन समझता हूँ। स्त्री पुरुष के संबंध का अगर कोई अर्थ है तो यही है, वरना मैं विवाह की कोई जरूरत नहीं समझता। मानव संतान बिना विवाह के भी जीवित रहेगी, और शायद इससे अच्छे रूप में। वासना भी बिना विवाह के पूरी हो सकती है। घर के प्रबंध के लिए विवाह करने की कोई जरूरत नहीं। जीविका एक बहुत ही गूढ़ प्रश्न है। जिसे ईश्वर ने 2 हाथ दिए हैं वो कभी भूखा नहीं रह सकता। विवाह का उद्देश्य यही और केवल यही है कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे की आत्म उन्नति में सहायक हो। जहाँ अनुराग हो वहाँ विवाह है, और अनुराग ही आत्म उन्नति का मुख्य साधन है। जब अनुराग ना हो तो विवाह भी ना रहा। अनुराग के बिना विवाह का अर्थ ही नहीं। जिस वक्त मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुम मुझे अनुराग की सजीव मूर्ति सी नजर आई थी। तुम में सौंदर्य था, शिक्षा थी, प्रेम था, स्फूर्ति थी, उमंग थी। मैं मुग्ध हो गया। उस वक्त मेरी अंधी आंखों को यह न सूझा कि जहाँ तुम में इतने गुण थे वहाँ चंचलता भी थी, जो इन सब गुणों पर पर्दा डाल देती। तुम चंचल हो, गजब की चंचल, जो उस वक्त मुझे न सूझा था। तुम ठीक वैसी ही हो जैसी तुम्हारी दूसरी बहनें होती हैं, न कम न ज्यादा। मैंने तुमको स्वाधीन बनाना चाहा था, क्योंकि मेरी समझ में अपनी पूरी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए इसी की सबसे अधिक जरूरत है। संसार भर में पुरुषों के विरुद्ध क्यों इतना शोर मचा हुआ है? इसीलिए कि हमने औरतों की आजादी छीन ली है और उन्हें अपनी इच्छाओं की लौंडी बना रखा है। मैंने तुम्हें स्वाधीन कर दिया। मैं तुम्हारे ऊपर अपना कोई अधिकार नहीं मानता। तुम अपनी स्वामिनी हो, मुझे कोई चिंता न थी। अब मुझे मालूम हो रहा है तुम स्वेच्छा से नहीं, संकोच या भय या बंधन के कारण रहती हो। 2 ही 4 दिन पहले मुझ पर यह बात खुली है, इसलिए अब मैं तुम्हारे सुख के मार्ग में बाधा नहीं डालना चाहता। मैं कहीं भागकर नहीं जा रहा हूँ, केवल तुम्हारे रास्ते से हटा जा रहा हूँ, और इतनी दूर हटा जा रहा हूँ कि तुम्हें मेरी ओर से पूरी निश्चिंता हो जाए। अगर मेरे बगैर तुम्हारा जीवन अधिक सुंदर हो सकता है तो मैं तुम्हें जबरन नहीं रखना चाहता। अगर मैं समझता कि तुम मेरे सुख के मार्ग में बाधा हो रही हो तो मैंने तुम्हें साफ साफ कह दिया होता। मैं धैर्य और नीति का ढोंग नहीं मानता, केवल आत्मा का संतोष चाहता हूँ, अपने लिए भी तुम्हारे लिए भी। जीवन का तत्व यही है, मूल्य यही है। मैंने टैक्स में अपने विभाग के अध्यक्ष के नाम एक पत्र लिखकर रख दिया है, वो उनके पास भेज देना। रुपए की कोई चिंता मत करना। मेरे अकाउंट में अभी इतने रुपए हैं जो तुम्हारे लिए कई महीनों को काफी है, और उस वक्त तक मिलते रहेंगे जब तक तुम लेना चाहोगी। मैं समझता हूँ मैंने अपना भाव स्पष्ट कर दिया है, इससे अधिक स्पष्ट मैं नहीं करना चाहता। जिस वक्त तुम्हारी इच्छा मुझसे मिलने की हो, बैंक से मेरा पता पूछ लेना, मगर 2-4 दिन के बाद। घबराने की कोई बात नहीं। मैं स्त्री को अबला या अपंग नहीं समझता। वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है, अगर करना चाहे। अगर अब या अब से 2-4 महीना, 2-4 साल पीछे तुम्हें मेरी याद आए और तुम समझो कि मेरे साथ सुखी रह सकती हो, तो मुझे केवल 2 शब्द लिखकर डाल देना। मैं तुरंत आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम्हारे साथ मेरे जीवन के जितने दिन कटे हैं वो मेरे लिए स्वर्ग स्वप्न के दिन हैं। जब तक जीऊंगा इस जीवन की आनंद स्मृतियों को हृदय में संचित रखूंगा। इतनी देर तक मन को रोके रहने के बाद
आंखों से एक बूंद आंसू गिर ही पड़ा। क्षमा करना, मैंने तुम्हें चंचल कहा है। अचंचल कौन है? जानता हूँ कि तुमने मुझे अपने हृदय से निकाल फेंका है, फिर भी इस 1 घंटे में कितनी बार तुमको देख देख कर लौट आया हूँ। मगर इन बातों को लिखकर मैं तुम्हारी दया को उकसाना नहीं चाहता। तुमने वही किया जिसका मेरी नीति में तुमको अधिकार था, है और रहेगा। मैं विवाह में आत्मा को सर्वोपरि रखना चाहता हूँ। स्त्री और पुरुष में मैं वही प्रेम चाहता हूँ जो 2 स्वाधीन व्यक्तियों में होता है। वो प्रेम नहीं जिसका अधिकार पराधीनता है। बस अब और कुछ ना लिखूंगा। तुमको एक चेतावनी देने की इच्छा हो रही है, पर दूंगा नहीं, क्योंकि तुम अपना भला बुरा खुद समझ सकती हो। तुमने सलाह देने का हक मुझसे छीन लिया है, फिर भी इतना कहे बगैर नहीं रहा जाता कि संसार में प्रेम का स्वांग भरने वाले शोधों की कमी नहीं है। उनसे बचकर रहना। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम जहाँ रहो आनंद से रहो। अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो याद करना। तुम्हारी एक तस्वीर का अपहरण किए जाता हूँ। क्षमा करना। क्या मेरा इतना अधिकार भी नहीं है? हाय, जी चाहता है एक बार फिर देखाऊं, मगर नहीं आऊंगा। तुम्हारा ठुकराया हुआ विनोद। बहन, यह पत्र पढ़कर मेरे चित्त की जो दशा हुई उसका तुम अनुमान कर सकती हो। रोई तो नहीं, पर दिल बैठा जाता था। बार बार जी चाहता था कि विष खाकर सो रहूं। 10 बजने में अब थोड़ी ही देर थी। मैं तुरंत विद्यालय गई और दर्शन विभाग के अध्यक्ष विनोद का पत्र पढ़कर बोले, आपको मालूम है वो कहाँ गए हैं और कब तक आएंगे? इसमें तो केवल 1 माह की छुट्टी मांगी गई है। मैंने बहाना बनाया, वह एक आवश्यक कार्य में काशी गए हैं, और निराश होकर लौट आई। मेरी अंतरात्मा सहस्त्र जीवहा बनकर मुझे धिक्कार रही थी। कमरे में उनकी तस्वीर के सामने घुटने टेककर मैंने कितने पश्चातापपूर्ण शब्दों में क्षमा मांगी है। वो अगर किसी तरह उनके कानों तक पहुंच सकती तो उन्हें मालूम होता कि उन्हें मेरी ओर से कितना भ्रम हुआ। तब से अब तक मैंने कुछ भोजन नहीं किया और ना ही 1 मिनट सोई। विनोद मेरी शुदा और निद्रा भी अपने साथ लेते गए, और शायद इसी तरह 10-5 दिन उनकी खबर न मिली तो प्राण भी चले जाएंगे। आज मैं बैंक तक गई थी और ये पूछने की हिम्मत ना पड़ी कि विनोद का कोई पत्र आया। वो सब क्या सोचते हैं कि यह उनकी पत्नी होकर हमसे पूछने आई है। बहन, अगर विनोद ना आए तो क्या होगा? मैं समझती थी वो मेरी तरफ से उदासीन हैं, मेरी परवाह नहीं करते, मुझसे अपने दिल की बातें छुपाते हैं। उन्हें शायद मैं भारी हो गई हूँ। अब मालूम हुआ मैं कैसे भयंकर भ्रम में पड़ी हुई थी। उनका मन इतना कोमल है, यह मैं जानती तो उस दिन क्यों भुवन को मुंह लगाती। मैं उस अभागे का मुंह तक न देखती। इस वक्त जो उसे देख पाऊं तो शायद गोली मार दूं। जरा तुम विनोद के पत्र को फिर पढ़ो बहन। आप मुझे स्वाधीन बनाने चले थे। अगर स्वाधीन बनाते थे तो भुवन से जरा देर मेरा बातचीत कर लेना क्यों इतना अखरा? मुझे उनकी अविचलित शांति से चिढ़ होती थी। वास्तव में उनके हृदय में इस रात से बात ने जितनी अशांति पैदा कर दी, शायद मुझ में ना कर सकती। मैं किसी रमणी से उनकी रुचि देखकर शायद मुंह फुला लेती, ताने देती, खुद रोती, उन्हें रुलाती, पर इतनी जल्द भाग न जाती। मर्दों का घर छोड़कर भागना तो आज तक नहीं सुना। औरतें ही घर छोड़कर मौके भागती है, या कहीं डूबने जाती है, या आत्महत्या करती है। पुरुष निर्द्वंद बैठे मूछों पर ताव देते हैं, मगर यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। पुरुष ही भाग खड़ा हुआ। इस अशांति की थाह कौन लगा सकता है? इस प्रेम की गहराई को कौन समझ सकता है? मैं तो अगर इस वक्त विनोद के चरणों पर पड़े पड़े मर जाऊं तो समझूं मुझे स्वर्ग मिल गया। बस इसके सिवाय मुझे अब और कोई इच्छा नहीं है। इस अगाध प्रेम ने मुझे तृप्त कर दिया। विनोद मुझसे भागे तो, लेकिन भाग ना सके। वो मेरे हृदय से, मेरी धारणा से इतने निकट कभी न थे। मैं तो अब भी उन्हें अपने सामने बैठा देख रही हूँ। क्या मेरे सामने फिलोसफर बनना चाहते थे? कहाँ गई उनकी वो दार्शनिक गंभीरता? यूं अपने को धोखा देते हो।
यूं अपनी आत्मा को कुचलते हो। अब की तो तुम भागे, लेकिन फिर भागना तो देखूंगी। मैं ना जानती थी कि तुम इतनी चतुर बहरूपी हो। अब मैंने समझा, और शायद तुम्हारी दार्शनिक गंभीरता को भी समझ में आ गया होगा कि प्रेम जितना ही सच्चा, जितना ही हार्दिक होता है, उतना ही कोमल होता है। वह विपत्ति के उन्मत्त सागर के थपेड़े खा सकता है, पर अवहेलना की एक चोट भी नहीं सह सकता। बहन, बात विचित्र है, पर है सच्ची। मैं इस समय अपने अंतरस्थल में जितनी उमंग, जितने आनंद का अनुभव कर रही हूँ, याद नहीं आता कि विनोद के हृदय से लिपटकर भी कभी पाया हो। तब पर्दा बीच में था, अब कोई पर्दा बीच में नहीं रहा। मैं उनको प्रचलित प्रेम व्यवहार की कसौटी पर कोसना चाहती थी। यह फैशन हो गया है कि पुरुष घर में आए तो स्त्री के वास्ते कोई तोहफा लाए। पुरुष रात दिन स्त्री के लिए गहने बनवाए, कपड़े सिलवाए, लेस खरीदने में मस्त रहे। फिर स्त्री को उससे कोई शिकायत नहीं। वो आदर्श पति है, उसके प्रेम में किसे संदेह हो सकता है। लेकिन उसकी प्रेयसी की मृत्यु के 3 महीने वो फिर नया विवाह रचाता है। स्त्री के साथ अपने प्रेम को भी चिता में जला आता है। फिर वही स्वांग नई प्रेयसी से होने लगता है। फिर वही लीला शुरू हो जाती है। मैंने यही प्रेम देखा था और इसी कसौटी पर विनोद को कस रही थी। कितनी मंद बुद्धि हूँ, छिछोरेपन को प्रेम समझ बैठी। कितनी स्त्रियां जानती है कि अधिकांश ऐसे ही गहने, कपड़े और हंसने बोलने में मस्त रहने वाले जीव लपट होते हैं। अपनी लपटता को छुपाने के लिए वह ये स्वांग भरते रहते हैं। कुत्ते को चुप रखने के लिए उसके सामने हड्डी के टुकड़े फेंके जाते हैं। बेचारी भोली भाली उसे अपना सर्वस्व देकर खिलौने पाती है और उन्हीं में मग्न रहती है। मैं विनोद को उसी कांटे पर तोल रही थी, हीरे को सांप के तराजू पर रख देती थी। मैं जानती हूँ, मेरा दृढ़ विश्वास और वह अटल है कि विनोद की दृष्टि कभी किसी स्त्री पर नहीं पड़ सकती। उनके लिए मैं हूँ, अकेली मैं हूँ, कि हूँ या बुरी हूँ, जो कुछ हूँ मैं हूँ। बहन, मेरी तो मारे गर्व और आनंद से छाती फूल उठी है। इतना बड़ा साम्राज्य, इतना अचल, इतना सुरक्षित किसी हृदयेश्वरी को नसीब हुआ है। मुझे तो संदेह है, और मैं इस पर भी असंतुष्ट थी। ये ना जानती थी कि ऊपर बबूले तैरते हैं, मोती समुद्र की तह में मिलते हैं। हाय, मेरी इस मूर्खता के कारण मेरे प्यारे विनोद को कितनी मानसिक वेदना हो रही है। मेरे जीवन धन, मेरे जीवन सर्वस्व न जाने कहाँ मारे मारे फिरते होंगे, न जाने किस दशा में होंगे, न जाने मेरे प्रति उनके मन में कैसी कैसी शंकाएं उठ रही होंगी। प्यारे, तुमने मेरे साथ कुछ कम अन्याय नहीं किया। अगर मैंने तुम्हें निष्ठुर समझा तो तुमने तो मुझे उससे कहीं बदतर समझा। क्या अब भी पेट नहीं भरा? तुमने मुझे इतनी गई गुजरी समझ लिया कि उस अभागे भुवन मैं ऐसे ऐसे 1,00,000 भुवनों को तुम्हारे चरणों में भेंट कर सकती हूँ। मुझे तो संसार में ऐसा कोई प्राणी ही नजर नहीं आता जिस पर मेरी निगाहें उठ सके। नहीं, तुम मुझे इतनी नीच, इतनी कलंकनी नहीं समझ सकते। शायद वो नौबत आती तो तुम और मैं दो में से एक भी इस संसार में न होते। बहन, मैंने विनोद को बुलाने की, खींच लाने की, पकड़ मंगवाने की एक तरकीब सोची है। क्या कहूँ, पहले ही दिन यह तरकीब क्यों न सूझी। विनोद को दैनिक पत्र पढ़े बिना चैन नहीं आता, और वह कौन कौन सा पत्र पढ़ते हैं ये मैं जानती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ, कल के पत्र में यह अखबार छपेगी, पद्मा मर रही है, और परसों विनोद यहाँ रुक ही नहीं सकेंगे। फिर खूब झगड़े होंगे, खूब लड़ाइयाँ होंगी। अब कुछ तुम्हारे विषय में। क्या तुम्हारी बुढ़िया सचमुच तुमसे इतना जलती है कि तुम सुंदर हो, शिक्षित हो, और तुम्हारे आनंद भी विचित्र जीव मालूम होते हैं? मैंने सुना है कि पुरुष कितना ही कुरूप हो, उसकी निगाह अप्सराओं पर ही जाकर पड़ती है। फिर आनंद बाबू तुमसे क्यों बिचकते हैं? जरा गौर से देखना, कहीं राधा और कृष्ण के बीच में कोई कुब्जा तो नहीं? अगर साथ जी यूं ही नाक में दम करती रहे तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि अपनी झोपड़ी अलग बना लो। मगर जानती हूँ तुम मेरी यह सलाह ना मानोगी, किसी तरह ना मानोगी।
इस सहिष्णुता के लिए मैं तुम्हें बधाई देती हूँ। पत्र जल्द लिखना, मगर शायद तुम्हारा पत्र आने के पहले ही मेरा दूसरा पत्र पहुंचे। तुम्हारी पद्मा। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए किस्से कहानी के साथ। तब तक चैनल के साथ बने रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।